समझने के लिए उसका सोर्स, उसका मंबा, कि वो वर्ड या वो कानून कहाँ से वो आया है, ये इंतहाई ज़रूरी है। अगर हम वर्ड एलिबाई पे गौर करें तो इसका ओरिजिन जो है वो लैटिन वर्ड है एलियस और इबी। अगर इन दोनों का मजमुआ बताएं तो एलियस मीन्स देयर, और अगर आप उसका इबी का मतलब देखेंगे तो कहीं और। मतलब ये है कि एलिबाई का मतलब ये है यू वर एल्सवेयर। ये लीगल डिफेंस है, स्पेशली वर्ड पे गौर करें, स्पेशली क्रिमिनल लॉ में जहाँ पे मुल्ज़म एक डिफेंस लेता है कि वो ये कहता है कि आई वॉज एल्सवेयर, मैं किसी और जगह मौजूद था जब ये वक़ुआ हुआ, और जिसकी एक्यूजेशन, जिसका इल्ज़ाम मेरे ऊपर है, मैं इसको लीगली डिफेंड कर सकता हूँ, मैं ये इस्टेब्लिश कर सकता हूँ, मैं ये एविडेंस दे सकता हूँ कि एट दैट टाइम जब ये वक़ुआ हुआ या जिस चीज़ की एक्यूजेशन, इल्ज़ाम मेरे ऊपर है, एट दैट टाइम इट वॉज इम्पॉसिबल फिज़िकली फॉर मी कि मैं उस मौके पे मौजूद होता। तो वो फिर क्या हो जाएगा कि वो उस लीगली उस एक्विजिशन का, उस पनिशमेंट से बचने के लिए वो ये डिफेंस लेगा फौजदारी कानून में। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि हमने ओवरऑल देखा कि आर्टिकल 24(1) है क्या, उसको हमने इन डिटेल देखा, और हमने वहाँ ये भी डिस्कस किया कि आर्टिकल 24 एज ए होल एक एक्सेप्शन है कि आप रेलेवेंट फैक्ट्स की एविडेंस देंगे या फैक्ट इन इशू की एविडेंस देंगे। आप किसी ऐसे फैक्ट की एविडेंस नहीं दे सकते जो एंटायरली ऑन डिफरेंट फुटिंग पे होगा। लेकिन 24 एज ए होल उसकी एक एक्सेप्शन है। कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद एलिबाई जो है ये एक एक्सेप्शन है, हालांकि ऐसा नहीं है। एलिबाई हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ये डिस्कस किया। आज स्पेसिफिकली हम इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि आपको अगर एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है, अगर तो वो आपको सिंपल पूछता है कि आर्टिकल 24 सब आर्टिकल 1 क्या है, तो फिर वो एक्सक्लूसिवली एलिबाई नहीं होगा। वो फिर आप सारे फैक्ट्स बताएंगे जो इनकंसिस्टेंट होंगे, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया फैक्ट इन इशू से और रेलेवेंट फैक्ट से। ये भी डिस्कस किया कि अगर आप इसकी मिसाल ले लें तो अगर 100% होगा तो एलिबाई आर्टिकल 24 में सिर्फ उसका 2% होगा। इसलिए आज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका मेजर कंसर्न है हम उसको डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 24(1) जो है वो प्ली ऑफ एलिबाई को, क्रिमिनल डिफेंस को जो एक मुल्ज़म लेता है बचने के लिए उस एक्यूजेशन से, उसको डील करता है। ये ओरिजिन की हम बात कर रहे थे कि ओरिजिन जो है एलिबाई लफ्ज़ का वो लैटिन है। 1730 या गालिबन 1740 में वो इंग्लिश में ये लफ्ज़ आ गया और बतौर लीगल डिफेंस इसको लिया जाने लगा, और 1912 में अमेरिकन्स ने इस प्ली ऑफ एलिबाई को एक्सेप्ट किया लीगली, और एलिबाई जो है वो लीगल डिफेंस के तौर पे सामने आया। अब हम चलते हैं आर्टिकल 24(1) को एक दफ़ा फिर देखते हैं। When facts not otherwise relevant become relevant, facts not otherwise relevant are relevant if they are inconsistent with any fact in issue or relevant fact. This is plea of alibi. This article and that particular sub-article deals with the concept of plea of alibi. और अगर आपको इस पे क्वेश्चन करना पड़े तो हम डायरेक्टली इधर आ जाते हैं। हम इसकी इलस्ट्रेशंस को भी अभी ही देख लेते हैं। द क्वेश्चन इट whether a committed a crime at Peshawar on a certain day, the fact that on that day he was at Lahore। इल्ज़ाम ये है कि पेशावर में उसने एक क्राइम कमिट किया, लेकिन वो एविडेंस ये सामने आ जाती कि एट दैट पर्टिकुलर टाइम ही वॉज प्रेजेंट इन लाहौर। इट वॉज फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए मुमकिन नहीं था कि जिस वक्त वो वक़ुआ हुआ है वो उस वक़्त पेशावर में मौजूदगी उसकी जो है वो नहीं हो सकती थी। द फैक्ट दैट नियर द टाइम व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड
A was at a distance from the place where it was committed, which would render it highly improbable, though not impossible, that he committed it is relevant. वो फैक्ट भी रेलिवेंट होगा, जैसे हमने आर्टिकल 24 में ये पढ़ा कि व्हाट इज़ हाईली प्रोबेबल, व्हाट इज़ हाईली इम्प्रॉबेबल, उसको हम सेपरेट लेक्चर में डील कर चुके हैं। आज हम स्पेसिफिकली प्ली ऑफ एलिबाई को देखेंगे। ऑरिजिन हमने देख लिया, मीनिंग इसका ये है एल्सवेयर और समवेयर एल्स, किसी और जगह मौजूद होना। इल्ज़ाम ये है कि दुनिया के एक खित्ते में जुर्म होता है, ए पे इल्ज़ाम है कि युगांडा में उसने एक वकूआ किया फ़लाँ डेट को फ़लाँ टाइम को, लेकिन एट दैट टाइम वो प्रूव कर लेता है कि वो अमेरिका में था या दुनिया के किसी ऐसे खित्ते में था जहाँ पे ये मुमकिन नहीं था कि एट दैट टाइम जो उसके ऊपर इल्ज़ाम है वो वकूआ कर सके। ये फिज़िकली इम्पॉसिबल था। दो अगरचे इसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्ले ऑफ एलिबाई को जब आप विद डीप इंटेंट देखते हैं, इंसाइट के तौर पे देखते हैं, तो आपके पास ये बात सामने आएगी कि आपने इस प्ली को सब्सटेंशिएट करने के लिए बड़ी कॉन्क्रीट, बड़ी सॉलिड एविडेंस देनी है। इन्हीं नोट्स में जो आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाए हैं, एक मैंने एग्जाम्पल दी है दैट इज़ बेस्ड अपॉन अ रियल केस, लेकिन हम इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अभी से उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो केस था, इंडियन केस था, 1981 में वो डिसाइड हुआ, 76 में वो जुर्म हुआ, दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब ये दूधनाथ पांडे जो था वो एक किरायादार था, किसी के घर में बतौर टेनेंट रह रहा था, और उस घर में एक बहन थी, एक उसका भाई था, वो भी रह रहे थे। वो उसके भाई का, जिसका नाम किशोर था, उसको ये शक पड़ता है कि शायद ये ही इज़ हैविंग अ बैड आई ऑन माई रियल सिस्टर, ही वॉज एक्सपेल्ड। उसको बतौर टेनेंट वो निकाल देते हैं, जो फैक्ट्स हमने देखे इस केस के। उसके बाद किसी दिन वो अपना भाई अपनी बहन को, दैट इज़ अ डिस्प्यूटेड फैक्ट, हम इस रिलेशनशिप में था या नहीं था, वेदर ही वॉज हैविंग वन साइडेड लव, या उसकी अपनी नीयत बुरी थी, या उस लड़की का था या नहीं था, दैट इज़ द अनदर क्वेश्चन, वी विल नॉट डेल्व डीप इनटू दिस। लेकिन वो छोड़ने जाता है अपनी बहन को स्कूल में, और 2:30 टाइम जो एज पर फैक्ट्स ऑफ द केस सामने बात आई कि ही वॉज मर्डर्ड बाय दूधनाथ पांडे। अब दूधनाथ पांडे इस केस में ये डिफेंस लेता है कि एट दैट टाइम मैं जो भी काम कर रहा था, ही वॉज एम्प्लॉय ऑफ सम फैक्ट्री, कि मैंने 8:30 बजे अपनी एंट्री की उस फैक्ट्री में, और इसकी मैं एविडेंस दे सकता हूँ। लेकिन 8:30 बजे सुबह उसकी एंट्री होती है, और दिन के 2-2:30 बजे वो वकूआ होता है, और वह कहता है मैं इतने से 2:30-3 बजे तक मैं उधर रहता हूँ। चीज़ें सामने आई, बड़ी ओवरवेलमिंग एविडेंस और बड़ी क्रेडिबल एविडेंस उसके अगेंस्ट मौजूद थी, और उसके पास प्ली लेने के लिए सिर्फ ये एक प्ली ऑफ एलिबाई थी। अदालत ने सारे फैक्ट्स को और एविडेंस को मद्देनजर रखते हुए ये देखा कि तुमने ये तो कह दिया कि तुम एट दैट टाइम एंटर हुए, लेकिन ये एविडेंस सामने नहीं आई कि तुम उस फैक्ट्री से बाहर निकले अपनी जो छुट्टी के टाइम के दौरान या नहीं निकले। दैट एविडेंस हैज़ नॉट बीन सरफेस्ड बाय यू, और ये ना ये एविडेंस में सामने आई है। तो ये मुमकिन है कि तुम उस छुट्टी के टाइम से पहले पहले या उस फैक्ट्री के ऑफ आवर्स होने से पहले पहले तुम निकले हो और तुमने ये वकूआ किया हो। इन दैट पर्टिकुलर केस द प्ली ऑफ एलिबाई वाज rejected because of the reason it was not confidence inspiring, it was not entailed by any corroboration, और इसमें credibility जो है वो नहीं थी। इसलिए प्ली ऑफ एलिबाई को एस्टेब्लिश करने के लिए आपको एक क्रेडिबल जो है वो एविडेंस चाहिए होती है। तो ये तो बात थी प्ली ऑफ एलिबाई की इस हवाले से। ऑरिजिन हमने देख लिया, मीनिंग देखा, एसेंशियल्स क्या होंगे। एसेंशियल ऑब्वियसली ये अब आप अपना क्वेश्चन जो है
वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सॉल्व कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं। असेंशियल्स ऑब्वियसली सबसे पहले एक अफेंस का होना ज़रूरी है। अफेंस के बाद एक्विजिशन, इल्ज़ाम आएगा। इल्ज़ाम के बाद आप मुल्ज़म ये कहेगा कि आई वाज एब्सेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस ऑफ अलेज्ड अकरेंस, और उसके बाद इम्पॉसिबिलिटी है, फिजिकली इम्पॉसिबल है मेरे लिए। तो ये एसेंशियल्स हैं प्ली ऑफ एलिबाई को जो है वो सब्सटेंशिएट करने के लिए। डिफेंस इन क्रिमिनल लॉ फॉर एक्यूज्ड, ऑब्वियसली ये मुल्ज़म के लिए एक डिफेंस है जो फौजदारी केसेस में, जैसे हमने मिसाल दी दूधनाथ पांडे की, कि आप ये एज ए डिफेंस इन क्रिमिनल लॉ लेंगे और फिर आपको उसको साबित करना पड़ेगा। आगे हम इस बात को भी देखते हैं कि प्रोसिक्यूशन जो है जब वो अपनी एविडेंस जो ओनस उस पर होगा उसको डिस्चार्ज कर लेगी, उसके बाद प्ली ऑफ एलिबाई जो डिफेंस लिया जाएगा मुल्ज़म का उसको देखा जाएगा। इसकी लीगल हैसियत भी हम देखते हैं। रूल ऑफ एविडेंस, जैसे मैंने पहले कहा कि ओवरऑल आर्टिकल 24 जो है कानून शहादत आर्डर का, जो आर्टिकल जो 24 है, ये ओवरऑल एक्सेप्शन है आर्टिकल 18 से आर्टिकल 69 जो चैप्टर 3 है कानून शहादत आर्डर का, और आर्टिकल 18 जैसे कहता है जनरली फैक्ट एंड इशू की और रेलेवेंट फैक्ट की एविडेंस दी जाएगी। तो ये स्पेसिफिकली प्ली ऑफ एलिबाई इज नॉट एन एक्सेप्शन। इवन बहुत सी किताबों में ये गलत लिखा हुआ है। ये एक रूल ऑफ एविडेंस है विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द एवोल्यूशनरी जो अपना कॉन्सेप्ट है इसका कानून का, उसके हवाले से ये डेवलप हो गया। और प्ली ऑफ एलिबाई जो है ये ना कोई स्पेशल एक्सेप्शन है ना कोई ये जनरल एक्सेप्शन है, इट इज़ ओनली अ रूल ऑफ एविडेंस। कीप इन माइंड बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑन अक्यूज होगा, सॉलिड एविडेंस नीडेड, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि मुल्ज़म अगर एक स्पेशल प्ली लेता है, जो कॉन्सेप्ट है फौजदारी कानून का, जो कॉन्सेप्ट है फौजदारी कानून का, वो ऑब्वियसली ये होगा कि फौजदारी कानून में एडिशनल बर्डन जो है जब कोई स्पेशल प्ली लेता है, आप इसको आर्टिकल 119 कानून शहादत आर्डर के साथ भी मिला के पढ़ सकते हैं जब हम कंसर्न्ड प्रोविजंस जो है वो डिस्कस करेंगे। प्रोसिक्यूशन को अपना बर्डन डिस्चार्ज करना है। अगर प्रोसिक्यूशन अपना बर्डन डिस्चार्ज नहीं करती या इवन कर भी लेती है, द प्ली टेकन बाय अक्यूज इज टू बी कंसिडर्ड बाय कोर्ट, और जक्सटापोजिशन में ये दोनों चीज़ों को सामने रखते हुए कोर्ट के डिसाइड करेगी। सपोज अगर एक मुल्ज़म एक प्ली ऑफ एलिबाई लेता है और वो प्ली ऑफ एलिबाई को सब्सटेंशिएट नहीं कर पाता, उसको वो साबित नहीं कर पाता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाजमी उसको सजा होगी। इवन देन द बर्डन ऑफ प्रूफ विल लाई ऑन द शोल्डर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन हैज टू स्टैंड ऑन इट्स ओन लेग्स, इसको खड़ा होना पड़ेगा। इसको देखते हैं। नॉन एग्जिस्टेंस विद फैक्ट इन इशू आर रेलिवेंट एक्ट। एक और चीज है कि इसकी एग्जिस्टेंस जो है वो जो फैक्ट इन इशू है या रेलिवेंट फैक्ट है उसके साथ बन ही नहीं पाएगी। अगर हम उसी मिसाल को ले लें जैसे हमने पहले देखा, जो इलस्ट्रेशन है इसकी स्टैच्यूट की इलस्ट्रेशन, दैट इज पार्ट ऑफ स्टैच्यूट, कि इल्ज़ाम है कि पेशावर में मर्डर हुआ, लेकिन मुल्ज़म ये साबित करता है कि ही वॉज प्रेजेंट एट लाहौर एट दैट टाइम ऑन दैट डे एट पर्टिकुलर, और उस वक़्त वो लाहौर में मौजूद था। तो को एग्जिस्टेंस जो है वो पॉसिबल नहीं है विद द फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। दैट इज व्हाट विच इज कॉल्ड को एग्जिस्टेंस। स्टेज ऑफ टेकिंग प्ली, ऑब्वियसली बेहतर प्ली होगी जो एट द अर्लीस्ट मोमेंट ली जाएगी। अब ये हेडिंग्स हैं, आपके बुलेट पॉइंट्स हैं, इसके अंदर कुछ ना कुछ आपको खुद लिखना पड़ेगा
कि द प्ली ऑफ एलिबाई शुड बी टेकन एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी। इट विल बी फॉर बेटर अगर आप ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जब आपकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है मुल्ज़म की, तो मुल्ज़म फौरी ये प्ली ले लेता है कि मैं मौजूद नहीं था, तभी वो क्रेडिबल होगी। इसकी मिसाल आप ये भी दे सकते हैं, कौन से वो इवेंट्स हो सकते हैं, कौन सी वो चीज़ें हो सकती हैं जो आपकी प्ले ऑफ एलिबाई को सब्सटेंशिएट कर सकती है। मसलन आप ये कहते हैं कि मैं उस वक़्त लाहौर में फ़लाँ बैंक में मौजूद था, मेरी सीसीटीवी फुटेज निकलवा लें, या मेरे साथ उस दिन फ़लाँ लोग एट दैट पर्टिकुलर आर, जो मेरे अगेंस्ट एलिगेशन है, वो फ़लाँ लोग फ़लाँ ऑफिस में मेरे साथ मौजूद थे। आप ये कह सकते हैं मैंने लाहौर में फ़लाँ जगह पे फ़लाँ बैंक की एटीएम यूज़ की, सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, मेरा बैंक अकाउंट इसकी एविडेंस देगा। मैंने फ़लाँ जो आप कह लें कि बस का टिकट जो है वो मैंने ख़रीदा और मैं मौजूद था। इसकी मिसाल मैं आपको एक और भी दे सकता हूँ, दैट और दी आप कह लें कि वेज टू सब्सटेंशिएट योर प्ली ऑफ एलिबाई। एक केस था, रियल केस था। आपको याद रखना चाहिए कि ये जितनी इलस्ट्रेशंस हैं कानून शहादत आर्डर में, दोज ऑल आर बेस्ड अपॉन रियल फैक्ट्स ऑफ रियल केसेस। ये आपको ध्यान में होनी चाहिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक वकूआ हुआ गुजरहा में, लाहौर में मुल्ज़म ने कहा कि मैं उस वक्त फ़लाँ होटल में मौजूद था, मेरी एंट्री इधर मौजूद है, आप रजिस्टर चेक कर लें। पुलिस ने रजिस्टर चेक किया, देखा रजिस्टर में एंट्री मौजूद थी, लेकिन जब वो रजिस्टर जो है पुलिस ने थारोली देखा और कोर्ट के सामने आया, तो कोर्ट ने ये बात देखी कि एक सीक्वेंस में एंट्रीज हैं, ए मुसाफिर है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, आगे टाइम ऑफ दैट होटल लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है, सारी चीज़ें मौजूद हैं। एट दैट टाइम ये सीसीटीवी फुटेज वाला जो कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं था। हुआ क्या कि उस एंट्री रजिस्टर में कटिंग करके उस बंदे का नाम लिखा गया जो विजिबली नज़र आ रहा था कि इसको फ़ायदा देने के लिए इस रजिस्टर में एंट्री की गई है, और उस केस में प्ली ऑफ एलिबाई वाज रिजेक्टेड बिकॉज इट वाज नॉट सब्सटेंशिएटेड बाय कोजेंट, कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग एंड क्रेडिबल एविडेंस। So it is up to court to take it as a discretion which should be exercised judiciously. अदालत इन चीज़ों को सारी को देखेगी। फेलियर टू एस्टैब्लिश प्ली, अगर फेलियर हो जाती है एस्टैब्लिश करने में, मुल्ज़म एक प्ली लेता है और उसकी जो प्ली है वो एस्टैब्लिश नहीं होती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ख़िलाफ़ फैसला कर दिया जाएगा या उसको सज़ा दे दी जाएगी। कोर्ट हैज़ टू सी ओवरऑल द कंडीशन और क्या है सामने, क्या चीज़ें आई हैं और प्रोसिक्यूशन ने क्या एविडेंस लेके आई है। फॉल्स प्ली, अगर एक फॉल्स प्ली लेता है मुल्ज़म जो बज़ाहिर नज़र आती है कि वो फॉल्स प्ली है, तो उस फॉल्स प्ली पे भी कन्विक्शन तो नहीं होगी, लेकिन एक सस्पिशन कोर्ट के माइंड में आ जाएगा कि इस बंदे ने ये फॉल्स प्ली ली है, तो आई हैव टू टेक इट सीरियसली टू कि मैं इस जो है विद डीप इंसाइट मैं देखूं इस एविडेंस को, ये क्या पोजीशन है। डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट होगी, हमने डिस्कस कर लिया। प्रोविजंस आर्टिकल 24(1) इट विल बी रेड विद आर्टिकल 119 ऑफ कानून शहादत आर्डर। केस लॉ हमने दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसके हमने फैक्ट्स को देखा, जिसमें उसकी प्ली को रिजेक्ट किया गया था। फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी इनकन्सिस्टेंसी, अगर आप अल्फाज पे गौर करें तो आर्टिकल 24(1) ये कह रहा है कि ऐसे फैक्ट्स जो इनकन्सिस्टेंस होंगे, अगर बात मशरक़ की होगी है तो सामने मगरब आ जाता है, शमाल की बात है तो जनूब आ जाता है, दिन है तो रात की बात आ जाती है। ऐसा फैक्ट जो इंटायरली कंट्राडिक्ट करेगा फैक्ट इन इशू से या रेलिवेंट फैक्ट से, उसको बतौर एविडेंस लेके आया जा सकता है। इसीलिए आर्टिकल 24(1) जो है 18 से 69 जो आर्टिकल्स हैं चैप्टर 3 कानूनी शहादत आर्डर के, उसकी एक एक्सेप्शन ओवरऑल आर्टिकल 24 है। क्योंकि आर्टिकल 18 एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन में कह रहा हूँ, वो ये कह रहा है
कि आप शहादत सिर्फ उन चीज़ों की दे सकते हैं, ये ऐसी चीज़ें रेलिवेंट होंगी जो फैक्टिंग इशू से या रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड होगी। आर्टिकल 24 जो है इंटायरली डिफरेंट। प्रोसिक्यूशन बर्डन फर्स्ट जो हमने डिस्कस कर लिया, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी को हमने देख लिया। इलस्ट्रेशंस में हमने जो पहले डिस्कस किया कि अगर आपको प्ली को सब्सटेंशिएट करना है कि आपकी प्ली ऑफ एलिबाई को रिजेक्ट ना किया जाए तो मुल्ज़म ने वो एविडेंस लेके आनी है। अगर मुल्ज़म कहता है कि मैं फ़लाँ मुल्क में था एट दैट टाइम, तो अपना टिकट, अपना पासपोर्ट, अपना वीज़ा, उधर की एंट्री, फॉरेन ऑफिस की सारी चीज़ें अगर सामने लेके आ जाता है तो दैट विल बी सब्सटेंशिएटेड, ये बात साबित हो जाएगी। अगर मुल्ज़म कहता है मैं फ़लाँ जगह पे था और मुल्ज़म उसकी सीसीटीवी फुटेज दे देता है और सीसीटीवी फुटेज जो है उसका फोरेंसिक एनालिसिस हो जाता है तो दैट विल बी कंसिडर्ड बाय कोर्ट। फाइनल आउटकम में आप ये कहेंगे कि ये डिस्क्रिप्शन है। तो दैट वाज ऑल अबाउट प्ली ऑफ एलिबाई विद स्पेशल रेफरेंस टू एग्जामिनेशन। तो